हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। आप सबका स्वागत है मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो कि मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे एक क्रैश कोर्स शुरू किया हुआ है, क्रैश कोर्स चल रहा है। और उस क्रैश कोर्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो एम्स नॉरसेट है, ESIC और DSSB की जो प्रिपरेशन है, जो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का जो टेस्ट होने वाला है, उसकी जो प्रिपरेशन है उसको हम फाइन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना देरी किए और चलते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर, क्रैश कोर्स की क्लास में। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने टाइप ऑफ बेड्स पढ़े थे कि किस प्रकार के कौन कौन से बेड होते हैं, जो इंपॉर्टेंट बेड थे वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है आज की क्लास का हमारा है हेल्थ असेसमेंट। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? हेल्थ असेसमेंट। तो हेल्थ असेसमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? हेल्थ असेसमेंट का मतलब है, सबसे पहले हम बात करते हैं असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट का मतलब है इवालुएट करना। असेसमेंट का मतलब है इवालुएट to find out any changes from normal to abnormal। नॉर्मली क्या होता है? असेसमेंट का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, असेसमेंट का मतलब क्या है? चेक करके ये देखते हैं कि जो भी हम असिस कर रहे हैं, चाहे वो कुछ हेल्थ असेसमेंट हो सकता है या फिर कोई टेस्ट हो सकता है, उसमें हम ये देखते हैं कि भाई जो भी चीज़ हमने यहाँ पे देखी है, नॉर्मली जो होता है हमारे सिस्टम्स के अंदर जो फंक्शनिंग होती है उसको असिस कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली जो फंक्शनिंग होती है उसमें नॉर्मल से कोई अलग से कोई चेंज आया है क्या, वो हम यहाँ पे असेसमेंट करते हैं। तो उसी जो प्रक्रिया या जो प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि नॉर्मल से क्या डेविएशन हुआ है, उसे बोलते हैं हम असेसमेंट। और इससे पहले हेल्थ और जुड़ गया, तो इसका मतलब है कि है हेल्थ असेसमेंट। मतलब हेल्थ असेसमेंट का मतलब है हम क्या कर रहे हैं, कोई भी पेशेंट या कोई भी इंडिविजुअल क्लाइंट है हमारा, उस क्लाइंट का हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ को एग्जामिन कर रहे हैं कि इसकी लाइफस्टाइल, जो हेल्थी लाइफस्टाइल है या फिर जो इसकी हेल्थ थी, वो नॉर्मल से कितनी डेविएट हो गई। नॉर्मली हेल्थी इंडिविजुअल से और अब नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल से हम कंपेयर करके देखते हैं कि किस प्रकार से इनके अंदर चेंजेज हुए हैं। मतलब एक मान लीजिए कोई भी डिजीज कंडीशन है, फीवर हो रखी है, ठीक है, फीवर हो रखी है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं फीवर है। फीवर होगा तो पेशेंट के अंदर क्या चेंजेस आएंगे? नॉर्मली पेशेंट है तो नॉर्मली उसका बॉडी टेम्परेचर कितना होगा? 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। बट इन फीवर वाले पेशेंट के अंदर कितना होगा? फीवर का पेशेंट होगा उसके अंदर कितना होगा? उसके अंदर हो सकता है 102 डिग्री फॉरेनहाइट आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये क्या था? नॉर्मल टेम्परेचर तो ये था, और ये था अब नॉर्मल टेम्परेचर। अब नॉर्मल टेम्परेचर इसका हमने एग्जामिन किया, तभी तो हमें ये पता चला ना कि हाँ एक अब नॉर्मल टेम्परेचर है, इस इंडिविजुअल को क्या हो रखा है, फीवर हो रखी है, तभी हमें ये पता चला है। तो इसका मतलब है कि हेल्थ असेसमेंट का मतलब है कि एग्जामिन करना कि जो भी सिस्टम या जो भी फंक्शनिंग है बॉडी की, या जो भी बॉडी की फिजियोलॉजी है, उसके अंदर वो फिजियोलॉजी, उसके अंदर कितने चेंजेस हुए, साथ के साथ वो फिजियोलॉजी नॉर्मल से कितनी डेविएट हो चुकी है, उसे बोलते हैं अपन हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ हेल्थ असेसमेंट। आप सबने पढ़े होंगे, ये नर्सिंग फर्स्ट ईयर के अंदर आ जाते हैं नॉर्मली हेल्थ असेसमेंट के जो टाइप्स हैं। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट के अंदर ही आ जाते हैं लगभग, नर्सिंग फंडामेंटल एंड नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर। तो फर्स्ट वन हमारा जो टॉपिक है, पहला जो हमारा पॉइंट है हेल्थ असेसमेंट का, वो है कॉम्प्रीहेंसिव हेल्थ असेसमेंट। कॉम्प्रीहेंसिव हेल्थ असेसमेंट। आप सबने इस कॉम्प्रीहेंसिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि कॉम्प्रीहेंसिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है। कॉम्प्रीहेंसिव वर्ड का मीनिंग होता है चारों तरफ का, मान लो क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव, रिहेबिलिटेटिव, रिस्टोरेशन, सारा कुछ इसके अंदर आप इंक्लूड कर देते हो। जैसे ठीक है, नॉर्मली क्या क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर? क्या आएगा? प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव। रिहेबिलिटेटिव कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि हमें क्या करना है, पेशेंट का, जो भी हमारे पास क्लाइंट आया है, उस क्लाइंट का हमें क्या करना है, फर्स्ट टाइम जब क्लाइंट आता है तो ये असेसमेंट किया जाता है इन फर्स्ट मीटिंग और एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रूटीन एडमिशन। यहाँ पर एक वर्ड मैंने काम में लिया, रूटीन एडमिशन। रूटीन एडमिशन के दौरान हम क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट करते हैं। रूटीन एडमिशन का मतलब है कि आराम से जो भी एडमिशन का
जो प्रोसीजर होता है उसको पूरी तरह से वो फॉलो करते हुए इमरजेंसी के अंदर नहीं आया। सबसे पहले ओपीडी में आया, वहाँ उसने दिखाया, वहाँ से अगर ठीक नहीं हुआ, लैब टेस्ट हुए, लैब टेस्ट से पता चला ये प्रॉब्लम है, तब जा करके इसका एडमिशन हुआ। तो वहाँ होता है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। तो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के अंदर हम क्या करते हैं नॉर्मली, कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड का मीनिंग होता है प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव। इन चारों चीज़ों को एक साथ किसी इंडिविजुअल को प्रोवाइड करवाना क्या कहलाता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, अब कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी डिजीज होगी, जब भी हम हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। उसके रिस्क फैक्टर्स या उसके जो एक्चुअल कॉजेज हैं उनके बारे में हम बात करते हैं इंडिविजुअल के साथ, और पता लगाता है कि जो भी प्रॉब्लम हुई है वो किस वजह से वहाँ पर अराइज हुई है। तो ये होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट। एडमिशन के टाइम पे किया जाता है, फर्स्ट मीटिंग के दौरान इसी को किया फर्स्ट मीटिंग में सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ही किया जाता है इन रूटीन एडमिशन। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या होता है, प्रिवेंटिव, मतलब किसी भी डिजीज को प्रिवेंट कर लेना, प्रोमोटिव, आपकी हेल्थ स्टेटस को प्रमोट करना, क्यूरेटिव, मान लीजिए आपको बीमारी हो गई, अब उस बीमारी को क्या करना है, जल्दी से जल्दी ठीक करना, जल्दी से जल्दी डायग्नोस करके उस बीमारी को ठीक करना। और रिहेबिलिटी, मान लीजिए उस बीमारी की वजह से आपको कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, परमानेंट डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, और उस परमानेंट डिसेबिलिटी की वजह से आपको क्या हो गया स्टूडेंट्स, वहाँ पर इंडिविजुअल के अंदर परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, जिस वजह से उसके अंदर कुछ लिमिटेशन, उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी में, फंक्शन में, स्ट्रक्चर के अंदर, एनाटॉमी के अंदर कोई भी लिमिटेशंस आ गई हैं, कोई चेंजेज आ गए हैं। तो उन चेंजेज के साथ उसे कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, वो चीज़ें आ जाती है। वो चीज़ें हम पेशेंट को किस कंडीशन में सिखाते हैं, रिहेबिलिटेशन के टाइम पे हम पेशेंट को बताते हैं। तो ये होता है अपना कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट, मतलब उसके कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट मान लो इसको, अगर मैं एक वर्ड में कहना चाहूँ आपको तो ये कहलाता है आपका कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा हेल्थ असेसमेंट। सेकंड वन पॉइंट हमारा क्या कहता है, सेकंड वन पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट, सेकंड वन पॉइंट हमारा है फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट। फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट, फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट का मतलब है फोकस ऑन पर्टिकुलर पॉइंट, फोकस ऑन पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट और डिजीज। फोकस असेसमेंट का मतलब है जब भी असेसमेंट किया जाता है तो पर्टिकुलर एक डिजीज की बात होगी कि हाँ भैया आपको कल पेन था यहाँ पे, आज पेन है कि नहीं है, बस ये होता है आपका फोकस असेसमेंट। एग्जाम्पल दिया है मैंने, ये फोकस असेसमेंट का मतलब आप पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में पूछोगे या देखोगे, उसको एग्जामिन करोगे, पर्टिकुलर चीज़। ठीक है, ना कि आप कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करो। फोकस का मतलब पर्टिकुलर पॉइंट आ गया। ठीक है, उसे बोलते हैं अपन फोकस असेसमेंट। ये होता है आपका आईपीडी के अंदर। आईपीडी का मतलब हो गया आपका इन पेशेंट डिपार्टमेंट, इन पेशेंट डिपार्टमेंट के मतलब हो गया स्टूडेंट्स की पेशेंट है वो एडमिटेड है। ठीक है, उसको हमने क्या किया, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करके हमने उसकी एक पर्टिकुलर डिजीज को क्या किया, फाइंड आउट किया। सबसे पहले पेशेंट आया ओपीडी के अंदर, वहाँ पर हमने इसका क्या किया, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करके हमने क्या किया, ओपीडी में क्या हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, पेशेंट ओपीडी के अंदर गया, उसके बाद हमने क्या किया, पेशेंट के अंदर कोई बीमारी थी या कोई भी डिजीज हमें समझ में आ रही थी, तो हमने क्या किया, पेशेंट को आईपीडी में एडमिट कर दिया, आईपीडी में भेज दिया। अब आईपीडी के अंदर हम हर रोज जा करके उसको रूटीन, मतलब जब भी हम मॉर्निंग के अंदर जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, राउंड होते हैं डॉक्टर के। उस डॉक्टर के राउंड के दौरान डॉक्टर मेनली जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो क्या करता है, फोकस असेसमेंट करता है, ना कि कॉम्प्रिहेंसिव वो ओपीडी के अंदर करेगा। आईपीडी के अंदर वो क्या करेगा, फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट। आईपीडी के अंदर कौन सा करेगा, फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट, फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट, हेल्थ असेसमेंट, फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट का मतलब है इन केस ऑफ रूटीन एग्जामिनेशन कर रहे हैं, नॉर्मली जो राउंड्स होते हैं ऑन ड्यूटी, डॉक्टर ड्यूटी राउंड या डेली मॉर्निंग और इवनिंग, डेली मॉर्निंग और इवनिंग राउंड्स, ये होते हैं आपके फोकस्ड असेसमेंट।
ठीक है। फोकस असेसमेंट का मतलब पर्टिकुलर डिजीज के बारे में हम बात करेंगे कि भैया आपको ये प्रॉब्लम थी, कि सुबह आपको प्रॉब्लम थी या फिर कल आपको ये प्रॉब्लम थी, आज ये प्रॉब्लम ठीक हुई है कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे, ना कि कंप्लीट हेल्थ स्टेटस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑनगोइंग हेल्थ असेसमेंट। ऑनगोइंग हेल्थ असेसमेंट का मतलब है, ऑनगोइंग हेल्थ असेसमेंट का मतलब है जब आपका पेशेंट आईपीडी के अंदर एडमिटेड है, जब आपका पेशेंट आईपीडी के अंदर एडमिटेड है तो डॉक्टर डेली जो फोकस करते हैं, डेली जो असेसमेंट कर रहे हैं वो आपका आएगा ऑनगोइंग, कि हाँ आज ये पेशेंट इतना ठीक हुआ, आज कल इतना ठीक हुआ, उसे बोलते हैं ऑनगोइंग। फोकस्ड का मतलब है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करके रखना। मान लीजिए पेन इन राइट इलियक फोसा, ठीक है, पेन, तो नॉर्मली डॉक्टर इसको बोलते हैं अपेंडिक्स में भी अपेंडिसाइटिस, ये अपेंडिसाइटिस का पेन हो सकता है, तो वो हो गया एक फोकस असेसमेंट, ठीक है। अब उसके बाद ऑनगोइंग, ऑनगोइंग का मतलब हो गया कि पेशेंट आईपीडी के अंदर एडमिटेड है, डॉक्टर रोज राउंड पे आते हैं, रोज उसको क्या कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट के लिए भी कर सकते हैं साथ के साथ। ऑनगोइंग भी, ऑनगोइंग का मतलब है कि हाँ आज भी देख लिया, कल भी इसी को देखेंगे, परसों भी इसी को देखने, उसे बोलते हैं अपन ऑनगोइंग, कि हाँ ये चलता फिरता सा एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। जैसे कि हम मान लीजिए एक फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर का पेशेंट है, ठीक है, ये फ्रैक्चर का मार्क होता है, सिंबल ऑफ फ्रैक्चर, सिंबल ऑफ फ्रैक्चर। अगर आपको कहीं भी ऐसा मार्क दिखाई दे तो इसका मतलब है कि वो क्या है, फ्रैक्चर को डिनोट कर रहा है, ठीक है जी, ऐसा मार्क। अब हम बात करते हैं हमारे, मान लीजिए किसी पेशेंट को फ्रैक्चर था, डॉक्टर ने क्या किया, ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन कर दिया, ORIF, ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन। ये चीज़ें बहुत काम की है, ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन। ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होगा, इसमें क्या करते हैं, नॉर्मली फ्रैक्चर साइड से ऑपरेट करते हैं, उसको अच्छे से ओपन करके फिर बोन है उसको रिड्यूस करके उसके बाद उसको प्लेट वगैरह या जो भी इम्प्लांट होता है उसके साथ फिक्स कर, उसे बोलते हैं ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन की सर्जरी के बाद डॉक्टर्स क्या करेंगे, उसको डेली एग्जामिन करेंगे, ठीक है। जो भी ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर होंगे वो इसको डेली एग्जामिन करेंगे। डेली एग्जामिनेशन में वो क्या करते हैं, ऑनगोइंग हेल्थ असेसमेंट करते हैं कि हाँ आज इस फ्रैक्चर के अंदर कोई, आज इसका ये फ्रैक्चर इतना जुड़ा है, कल ये इतना जुड़ेगा, इतना ऐसा ऐसे करके वो इसमें क्या करते हैं, ऑनगोइंग एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये है अपना एक ऑनगोइंग हेल्थ असेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट की। इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट की बात करें स्टूडेंट्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट कब किया जाता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी केस के अंदर ये एग्जामिनेशन या हेल्थ असेसमेंट है वो किया जाता है। मोस्टली परफॉर्म इन कैजुअलिटी, मोस्टली performed in emergency department, emergency डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स के अंदर परफॉर्म किया जाता है। मेनली फोकस ऑन, इसका क्या रहता है, मेनली फोकस ऑन इमरजेंसी कंडीशन, मेनली फोकस ऑन इमरजेंसी कंडीशन, कि भाई जिस कंडीशन की वजह से पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया है उसी चीज़ को हम मेनली फोकस रखते हुए क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। और ये होता है फास्ट एग्जामिनेशन, वेरी फास्ट एग्जामिनेशन। वेरी फास्ट एग्जामिनेशन मतलब है इसमें आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको जल्दी से जल्दी पेशेंट को एग्जामिन करके फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करके आपको तुरंत पेशेंट को कोई ना कोई ट्रीटमेंट देना। अगर आप ऐसा करने में फेल होते हो तो हो सकता है कि पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो ये होता है अपना इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट। मैंने अभी आपको 4 प्रकार के हेल्थ असेसमेंट्स बताए, उन चारों प्रकार में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा।
ये 4 प्रकार के हेल्थ असेसमेंट हैं। ये बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि अगर आप कैजुअलिटी में हो तो किस प्रकार के आपके पास किस प्रकार का आप एडमिशन असेसमेंट करते हो, या ये इस प्रकार से डॉक्टर ने उसको इमरजेंसी के अंदर देखा और ऐसे कौन सा असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये है एक हेल्थ असेसमेंट के मोस्ट कॉमन टाइप। यहाँ से बहुत बार एमसीक्यूज स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशंस के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपना रिफ्लेक्सेस। जो इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्सेस, ठीक है, रिफ्लेक्सेस के बारे में जो रिफ्लेक्सेस है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स होता है अपना एचिलियसिस टेंडन रिफ्लेक्स। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है, तो वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एचिलियसिस टेंडन रिफ्लेक्स या डीप टेंडन रिफ्लेक्स, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, याद रखिएगा स्टूडेंट, इसको इसी को बोलते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसी को डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर, यहाँ पर ये हो गई हील, दिस इज हील, और यहाँ पर एक टेंडन प्रेजेंट होता है जो इस कैल्केनियम बोन के साथ जुड़ा हुआ होता है, कैल्केनियम बोन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ये अपनी आ जाती है काल्फ मसल्स, ये आ जाती है काफ मसल्स आ जाती हैं अपनी। ठीक है, अब यहाँ पर इस टेंडन के अंदर क्या होता है, नॉर्मली अगर आप यहाँ पे जो आपको हैमर दिख रहा है अभी, इस हैमर से आप इस पे टैप करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, एक डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। इसके अंदर डाउनवर्ड मूवमेंट के पैर इस तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ मूवमेंट करोगे तो एक डाउनवर्ड मूवमेंट होता है इसके अंदर, ये पैर है वो अंदर की तरफ चला जाता है। तो इसका मतलब है कि ये टेंडन है वो अच्छे से फंक्शनिंग में है, काम कर रहा है। पॉजिटिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स, पॉजिटिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ये तो था डीप टेंडन रिफ्लेक्स या एचिलियसिस टेंडन रिफ्लेक्स। अब इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब भी किसी पेशेंट के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी, कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है, ठीक है, और एक्सिस ऑफ कैल्शियम होता है। जब भी हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया होता है, ठीक है, मतलब अच्छे से वर्ड में लिखते हैं इसको, तो हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया, इन दोनों कंडीशंस के अंदर है क्या होता है, आपके डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस के अंदर क्या आते हैं, चेंजेज आते हैं। तो जब भी वार्ड में हमारे पास पेशेंट आता है, पेशेंट विथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या पेशेंट विथ कैल्शियम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तब हमें ध्यान में रखना है कि जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है, इसका हमें काफ़ी अच्छे से मॉनिटरिंग करनी है, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट साइन देता है जब कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है, कैल्शियम की कमी होती है। तो हाइपरकैलेमिया के अंदर ये कम हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया के अंदर ये बढ़ना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जब पेशेंट को MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, पेशेंट को जब मैग्नीशियम सल्फेट चल रहा होता है, उस कंडीशन के अंदर भी क्या होता है, आपके मॉनिटर द डीप टेंडन रिफ्लेक्स, मॉनिटर द डीप टेंडन रिफ्लेक्स, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। जब पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट चल रहा होता है तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको क्या करना है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या करके रखना है, मॉनिटर करके रखना है। साथ ही साथ क्या करना है, जब पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट चल रहा है तो आपको क्या करना है, रेस्पिरेटरी रेट, मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट, मॉनिटर द रेस्पिरेटरी रेट को भी मेंटेन मॉनिटर करना है। डीप टेंडन रिफ्लेक्स को ही मॉनिटर करना है कि ये कम तो नहीं हो गया। अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब है if deep tendon reflex decrease means toxicity
टॉक्सिसिटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी होती जा रही है। तो उस कंडीशन के अंदर MgSO4 को हमें स्टॉप करना है और इसका एंटीडोट देना है। मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या होगा स्टूडेंट? याद रखिएगा, यही होती है एसोसिएटिव स्टडी। यहाँ से ही बहुत सारे क्वेश्चन अब आपके HDS टेंडन और डीप टेंडन रिफ्लेक्स के ऊपर बन चुके हैं। ठीक है, एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, एंटीडोट ऑफ MgSO4, MgSO4 का एंटीडोट क्या होगा? कैल्शियम ग्लूकोनेट। एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट की मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या होगा स्टूडेंट्स? मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या होगा? कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट होगा उसका एंटीडोट। याद रखने की चीज़ है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है और ध्यान रखना है ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो ख़राब ना जाए और हमारा नोट सेट के अंदर, ESIC के अंदर और DSSB में कहीं तो एक जगह हमारा भी सिलेक्शन हो सके। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखोगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लेंटार रिफ्लेक्स। प्लेंटार रिफ्लेक्स, प्लेंटार रिफ्लेक्स के अंदर देखिए, प्लेंटार रिफ्लेक्स मोस्टली बच्चों के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन चिल्ड्रंस और absent इन एडल्ट। एडल्ट्स में ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है? प्लेंटार रिफ्लेक्स के अंदर क्या किया जाता है? प्लेंटार रिफ्लेक्स के अंदर स्ट्रोकिंग ओवर द सोल कॉज द बेंडिंग डाउनवर्ड। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो, इस इमेज में आप देख रहे हो कि जैसे ही इंडिविजुअल ने इस फिंगर के थ्रू यहाँ पे क्या किया? स्ट्रोकिंग करी, बच्चे के पैर पे स्ट्रोकिंग करी, ठीक है, जो पैर पे नीचे की तरफ, ठीक है, जहाँ हील है अपनी, वहाँ पे उसने स्ट्रोकिंग की। स्ट्रोकिंग करते ही बच्चे की जो फिंगर्स हैं वो देखो यूं डाउनवर्ड घूम गई, ठीक है, अंदर की तरफ। ये देखो अंदर की तरफ यूं यूं कर लिया बच्चे ने, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये पैर है, ये पैर का नीचे का हिस्सा है, यहाँ पे स्ट्रोकिंग करी, स्ट्रोकिंग करते ही जो फिंगर्स थी पैर की वो कहाँ गई? ऐसे डाउनवर्ड मूवमेंट हो गई। तो ये क्या है? एक पॉजिटिव प्लेंटार रिफ्लेक्स है। पॉजिटिव प्लेंटार रिफ्लेक्स है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? बच्चों के अंदर प्रेजेंट होता है और बड़ों के अंदर, मतलब एडल्ट के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता। और अगर एडल्ट के अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब अबनॉर्मेलिटी है। अगर बच्चों एडल्ट के अंदर ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है? ये एक अबनॉर्मेलिटी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरे द्वारा जो भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए जो भी क्रैश कोर्स नया चलाया गया है वो आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छा बना रहा होगा। प्लीज़ अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। साथ के साथ दूसरे लोगों के साथ, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट है रोमबर्ग टेस्ट। आपने एक अच्छा पॉइंट है रोमबर्ग टेस्ट। स्टूडेंट्स रोमबर्ग टेस्ट क्या है? ठीक है, रोमबर्ग टेस्ट नाम सुना होगा, नहीं सुना तो अब हम सुना देते हैं, साथ के साथ आपको बता देते हैं कि रोमबर्ग टेस्ट होता क्या है। तो स्टूडेंट्स रोमबर्ग टेस्ट क्या होता है? रोमबर्ग टेस्ट होता है बैलेंस, ठीक है, फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम, फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम को, ब्रेन स्टेम के फंक्शन को चेक करने के लिए या ब्रेन के फंक्शन को चेक करने के लिए ये क्या किया जाता है? ये टेस्ट किया जाता है, ब्रेन फंक्शन। ब्रेन फंक्शन, रोमबर्ग टेस्ट के अंदर हम ब्रेन के फंक्शन चेक करते हैं। मोस्टली हम इसके अंदर क्या चेक करते हैं? बैलेंस एंड गेट, बैलेंस एंड गेट कि पेशेंट है वो अच्छे से चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा, अपना बैलेंस मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, वो हम इसके अंदर चेक करते हैं। और ये किस कंडीशन के अंदर चेक किया जाता है? जब भी पेशेंट के अंदर बैलेंस डिसऑर्डर्स होते हैं, जब भी पेशेंट के अंदर क्या होते हैं? बैलेंस डिसऑर्डर होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर इसको क्या किया जाता है? चेक किया जाता है। अब रोमबर्ग टेस्ट का प्रोसीजर क्या है? रोमबर्ग टेस्ट का प्रोसीजर है, सबसे पहले हमें क्या करना है? जब भी हम पेशेंट का रोमबर्ग टेस्ट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले पेशेंट को बोलना है कि आप अपने पैरों को सीधा रखिए, आपस में दोनों पैरों को आप चिपका लीजिए, ठीक है, चिपका के सीधे खड़े हो जाइए, साथ के साथ अपनी आंखें बंद कर लीजिए, ठीक है। देखो, स्टैंड विथ फिट टुगेदर एंड आई क्लोज। हमें क्या करना है? पेशेंट को बोलना है कि अपने पैरों को दोनों को चिपका लो या पास में ले आओ और आंखें बंद कर लो। अब अगर जैसे ही पेशेंट आंखें बंद करता है, अगर आंखें बंद करके पेशेंट है
अपना बैलेंस है, पेशेंट एबल टू मेंटेन द बैलेंस, अगर पेशेंट बैलेंस मेंटेन करने में एबल है, अगर पेशेंट बैलेंस मेंटेन करने में एबल है मतलब वो बैलेंस मेंटेन कर पा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव रोमबर्ग टेस्ट, मतलब वो ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव रोमबर्ग टेस्ट। और अगर पेशेंट बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा है और गिर गया है, गिर जाता है, तो उस कंडीशन फॉल डाउन, इट मीन्स पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट। इसका मतलब है पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट है, पेशेंट के अंदर क्या है, इंडिकेट बैलेंस डिसऑर्डर, बैलेंस डिसऑर्डर। और बैलेंस डिसऑर्डर कब हो सकते हैं, इंडिविजुअल पेशेंट के अंदर बैलेंस डिसऑर्डर कब हो सकते हैं, बैलेंस डिसऑर्डर हो सकते हैं स्टूडेंट जब पेशेंट के अंदर एनी abnormality in brain, abnormality in brain, ब्रेन के अंदर कोई abnormality हो या कोई ऐसा डिसऑर्डर हो, डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन, डिसऑर्डर ऑफ CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई डिसऑर्डर हो, या ड्रग अब्यूज किया हुआ हो, पेशेंट ड्रग अब्यूज किया हुआ होगा तो भी वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा, रोमबर्ग टेस्ट आपका पॉजिटिव दिखाएगा। साथ ही साथ ईयर प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम के अंदर भी नॉर्मली क्या होता है, बैलेंस डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। आप सबने सुना होगा मेन फंक्शन ऑफ ईयर या फंक्शन ऑफ ईयर, फंक्शन ऑफ ईयर। जब भी आपने एनाटॉमी के अंदर फंक्शन ऑफ ईयर पढ़े थे तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, सबसे पहले हियरिंग, सबसे पहला फंक्शन तो था हियरिंग का कि भाई सुनने के काम आता है, दूसरा था बैलेंस मेंटेन करने का, बैलेंस मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, ईयर करता है। किस प्रकार से करता है, क्योंकि आपकी ऑडिटरी कैनाल के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ऑडिटरी कैनाल के अंदर क्या होता है, फ्लूइड इन ऑडिटरी कैनाल, फ्लूइड इन ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं अपन पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ, ऑडिटरी कैनाल के अंदर फ्लूइड होता है, ठीक है, इंटरनल ईयर के अंदर, सॉरी ऑडिटरी कैनाल के अंदर नहीं होता है, इंटरनल ईयर के अंदर होता है, इंटरनल ईयर के अंदर, इंटरनल ईयर मतलब कोक्लिया, कोक्लिया के अंदर प्रेजेंट होता है, क्या होता है, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ। और ये दोनों लिम्फ क्या करते हैं, जो चेंजेज इन हेड पोजीशन, जब हमारी गर्दन की पोजीशन में कोई भी चेंजेज होता है, चाहे हम नीचे झुका रहे हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, लेटरल मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इससे क्या होता है, इन जैसे ही हमने नेक का मूवमेंट किया, नेक का मूवमेंट करते ही क्या होता है, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ के अंदर क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं, और यही मूवमेंट क्या करते हैं, इम्पल्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, इम्पल्स में कन्वर्ट होते हैं, जैसे ही मूवमेंट इन एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ, मूवमेंट इन एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ, सॉरी पूरा अच्छे से लिखता हूँ, neck movement, due to neck movement, due to neck movement, नेक की मूवमेंट होगी, नेक की मूवमेंट की वजह से क्या होगा, मूवमेंट इन एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ, इनके अंदर मूवमेंट होंगी और इनसे क्या होंगी, जनरेट इम्पल्स जनरेट होंगी और ट्रांसमिट टू ब्रेन, और ये कहाँ गई, ब्रेन के पास गई।
और ब्रेन के अंदर जैसे ही इम्पल्स जाएंगे तो ब्रेन क्या करेगा, हेड पोजीशन, हेड पोजीशन का ब्रेन को पता लगेगा और मेंटेन बैलेंस, मेंटेन। तो ये है स्टूडेंट्स एक रामायण छोटी सी, जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा था कि किस प्रकार से हेड का मूवमेंट है वो बैलेंस के अंदर काम करता है। ठीक है, तो कान है वो सुनने के नहीं, बैलेंस मेंटेन करने के भी काम में आते हैं। ठीक है, जब भी किसी पेशेंट को ईयर डिसऑर्डर्स होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट का बैलेंस भी गड़बड़ा सकता है। ठीक है, तो ये है अपना रोमबर्ग टेस्ट। रोमबर्ग टेस्ट क्यों किया जाता है, बैलेंस और गेट को, गेट का पता लगाने के लिए। गेट का मतलब है कि पेशेंट सही चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा, मेंटेन आपकी अपनी बॉडी के पोस्चर वगैरह मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, वो कहलाता है आपका गेट। बैलेंस डिसऑर्डर के अंदर रोमबर्ग टेस्ट किया जाता है। रोमबर्ग टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, पेशेंट को बोला जाता है कि भैया आप अपने फिट को, दोनों पैरों को सटा करके खड़े हो जाओ, साथ के साथ आप क्या कर लो, आंखें बंद। अगर पेशेंट आंखें बंद करके पैर सटा करके खड़ा हो जाता है और बैलेंस मेंटेन कर पाता है तो आपका नेगेटिव है, मतलब पेशेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जैसे ही पेशेंट पैर सटा करके आंखें बंद करता है, बंद करते ही वो गिर जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट है। पेशेंट के अंदर क्या है, ब्रेन के अंदर डिसऑर्डर हो सकता है ऑडिटरी डिसऑर्डर। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं अपने रोमबर्ग टेस्ट के अंदर। तो आपसे अगर कोई पूछे कि रोमबर्ग टेस्ट क्या होता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर इसका समझा दिया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेसिमेन कलेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेसिमेन कलेक्शन। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिमेन कलेक्शन हम कल की नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।